थाना कल्चर, जिसे दुरुस्त करने की ख्वाहिश में कई हुकूमतें तब्दील हो गईं और बेशुमार अफसर रिटायर, मगर थाना या पुलिस कल्चर में हर रोज़ बढ़ता हुआ बिगाड़ आज शरीफ शहरियों के गिरेबानों तक आ पहुंचा है। थाना या पुलिस कल्चर आखिर कहते किसे हैं और इसे बुरा ही क्यों तस्वुर किया जाता है? मुख्तलिफ सूबों की पुलिस थाना कल्चर के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, मगर मुल्क भर की पुलिस में करप्शन कदरे मुश्तरक क्यों? हर रोज़ पुलिस की तरफ से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल क्यों और कैसे? लुटेरों के अंदाज में मोटरसाइकिलों पर घूमते हमारे मुहाफिज और इनके टारगेट्स, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर नाके पर जामा तलाशी तक शहरी कैसे लुट जाते हैं और कैसे जुर्म की दुनिया से हमारे फर्ज शनाज पुलिस अफसर काला धन भी निचोड़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पुलिस थानों की दर्जाबंदी का मेयार क्या होता है? पुलिस में सियासत या सियासी तैनातियाँ पुलिस कल्चर का एक और खासा हैं। ये कितना दुरुस्त है? पाकिस्तान में पुलिस कल्चर में तब्दीली पैदा करने के लिए आज तक की गई संजीदा कोशिशों का क्या बना? बिलाशुबा जराइम से जुड़े मुकदमात की तफ्तीश करना तो पुलिस का काम है, मगर पुलिस के जराइम की तफ्तीश हमारा। कहते हैं कि एसएचओ अपने इलाके का बादशाह होता है और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। अक्सर बड़े से बड़े अफसर जो नहीं कर पाते वो एसएचओ के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कानून बिलाशुबा एसएचओ की सतह पर थाने को बड़े वसी और ताकतवर इख्तियारात का मालिक बनाता है और शायद यही इस खराबी की जड़ भी है। बादशाह तो नहीं कहूँगा एसएचओ को, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कानून उसे इतना अख्तियार देता है कि वो शरीफ और मजलूम आदमी की मदद कर सके और बदमाश के ख़िलाफ़ आहनी दीवार साबित हो और उससे जो कानून कहता है उसके मुताबिक डील करे और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। कानून उसको ये इख्तियार देता है। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी का नारा सुनते सुनते आज लोगों के कान पक गए हैं और पुलिस है कि जहमत के नए से नए तरीके तराश रही है। नाके लगाए गए हैं और चेकिंग हो रही है। अब अगर किसी को रोका गया है तो वो उसको अपनी हित तक समझ के दरख्वास्त दे कि मैं इसमें पुलिस ऑफिसर, और उसमें फिर वो जब ये दरख्वास्त देता है तो वो सिर्फ इतनी बात नहीं करता कि जी मुझे नाके पे रोका गया था, वो इसके अंदर 10 चीज़ें और भी शामिल करता है। इन आला पुलिस अफसरों की राय का एहतराम अपनी जगह, मगर हकीकत देखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर पुलिस के बड़े अफसरों को अपनी वर्दी के खौल से बाहर निकल कर सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो ऐसी हकीकतें भी देख पाएंगे जो अवाम के लिए तो अब मामूल की बात है। मेन हेड से शुरू होती है जो उनको एडवाइस करते हैं कि इस किस्म की करप्शन करो और हमें उसका पता दो। पुलिस इज डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट सिटिंग इन देयर ऑफिसेज बस। हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम निकलेंगे, हमारे साथ आगे क्या होगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे से कोई गन पॉइंट पे कोई बंदा मोबाइल ले गया, कुछ ले गया तो पुलिस सामने खड़ी देखती रहेगी। हुकूमती, सियासी और अवामी हलकों में आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि पुलिस की खराबियों का असल जिम्मेदार और कसूरवार थाना कल्चर है, मगर याद रखिए कि जहां थाना होगा वहां कल्चर ज़रूर होगा और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। ढकी छुपी बात तो अब रह नहीं गई है कि थाने में जाते हुए लोग घबराते हैं, डरते हैं, एक ख़ास सोच के साथ थाने में जाते हैं कि थाने में जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी होंगी, तो उसके बाद मेरा केस रजिस्टर होगा, फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इट्स नॉट लाइक कि पुलिस कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहीं आइसोलेशन से आके क्रिएट हो गया। ये पुलिस वाले तमाम उन्हीं गाँव के रहने वाले हैं, उन्हीं शहरों के रहने वाले हैं, उन्हीं मोहल्लों के रहने वाले हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स भी हैं, जहाँ पे और दूसरे अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हमारे यहाँ राज थाना कल्चर बहुत सी खराबियों की जड़ ज़रूर है, मगर खराबी सिर्फ थाने की सतह पर ही नहीं है। बतौर तफ्तीशी हम इसका एक ऑडियो सबूत भी पेश करते हैं जिसे नैब ने भी अपने सबूतों में शामिल कर रखा है। जी वालेकुम। अच्छा ये दसो कि अपना तानू रांद पसंद है कि साफ दी बोटी की करनी? मैं कहा कल को 10 किलो गोश्त ही छोटा मैं अपना लेना ना भाजी 2 दिन बाद। बेटे चुप करो, वही बनवा रांद ही बनवा देना भाजी।
हाँ जी ਚਲੋ ਕੱਲ ਭਾਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਭਾਜੀ। चलो ठीक ठीक है भाई ठीक है, सलाम अलैकुम। झिझकते हुए गुफ्तगू करने वाले ये पंजाब पुलिस के अफसर डीएसपी इम्तियाज सरवर हैं। अदालती अहकामात पर शोल्डर प्रमोशन के खात्मे ने इनसे एसपी का ओहदा भी छीन लिया है, मगर इस मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग के वक्त वो एसपी के ओहदे पर तैनात थे। वो मलक सदीक नामी एक ऐसे शख्स से महवे गुफ्तगू हैं जो पुराना जराइम पेशा है, इसीलिए तो वो अपनी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड भी करता था। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। अच्छा 4 ਰਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 9 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਰਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਕਬਰ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਸਰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ? ਲਾਲ ਚੌਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਅਮੀਨ ਜੇ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਨਾ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੀ ਹੈ ਮਲਕ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ 15 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ठीक है। नैब की तफ्तीश के मुताबिक मलक सदीक एक बहुत बड़े गिरोह का रुकन था जो पुलिस और सरकारी अफसरों के लिए हर तरह की अयाशी का बंदोबस्त करता, हत्ता के बैरून मुल्क भी वो तमाम तर सहूलियात मुहैया करने के अहल था। इसीलिए तो डीएसपी इम्तियाज सरवर के अलावा इसकी कई पुलिस अफसरों से गहरी दोस्ती थी, जिनमें एसएसपी राना मंसूर भी शामिल थे। इस गिरोह पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है। हेलो मलिक साहब, राना मंसूर बोल रहे हैं जी। राना साहब जी, राना साहब जी साहब, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਉਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲਾਵਣਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, 6666 ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਮੈਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੈਡੀਕਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਡੀਐਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਐਮਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ। ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਾਂ ਸਰ? ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? 6 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਸ 8 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰ ਟੋਕਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਚਲੋ मैं आ जाऊंगा भाई, ठीक है भाई, ठीक। इस गिरोह में शामिल दीगर पुलिस अफसरों और इनके अहकामात पर दर्ज किए गए मुख्तलिफ मुकदमात की नौयत और तफसील बयान की जाए तो महकमा पुलिस से घिन आने लगेगी। इस केस की तफ्तीश तो फिर कभी करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद ये तय करना था कि खराबी सिर्फ थाना कल्चर में नहीं, पुलिस में हर जगह है। परसेप्शन लोगों की ये है कि पुलिस जब भी जाया जाएगा तो करप्शन का लफ्ज़ आएगा उधर। हालांकि मेरे लिहाज से उसकी करप्शन जो है वो पेटी करप्शन है, छोटी छोटी चोरियां हैं, छोटे छोटे पैसे लेते हैं वो। जहाँ के असल करप्शन जहाँ पर दूसरी जगह पर हो रही है उधर तो अरबों रुपया गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। थाना कल्चर को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमें अपने मुख्तलिफ सूबों की पुलिस के कल्चर का जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात कर लें तो यहाँ की पुलिस कदरे तहम्मुल मिजाज वाक़या हुई है। यहाँ की पुलिस एक नौयत के एतबार से इंतहाई मुनफरिद है कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ के शहरियों की तरह इम्पोर्ट हुई है। पुलिस या थाना कल्चर के हवाले से बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस इस हवाले से दूसरे शहरों की निस्बत बेहतर रवैयों की हामिल है। इसकी वजह इनकी तरबियत नहीं बल्कि यहाँ के अवाम है, क्योंकि मुकदमात की सूरत में यहाँ अक्सर मुद्दई सरकारी अफसर होता है तो मुलजम भी सवा सेर से कम नहीं, और सूबाई सतह पर ऐसा हरगिज नहीं। अगर हम पाकिस्तान भर में पुलिस की कारकर्दगी को आदादो शुमार की कसौटी पर परखें तो हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 21 मिलियन आबादी के लिए 55,000 पुलिस अहलकार मौजूद हैं, यानी वहाँ की आबादी के 382 अफराद के लिए एक पुलिस अहलकार इनकी हिफाजत पर मामूर है। जिरगा यहाँ का कल्चर है जो पुलिस के दामन से भी जुड़ा है,
اور اگر اس دامن کا میلا حصہ دیکھیں تو اس میں رشوت، تشدد، اختیارات کا ناجائز استعمال، مقدمے کے اندراج میں رکاوٹ سمیت پولیس کے اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے جیسے کئی ایک غیر قانونی اقدامات بھی کسی سے چھپے نہیں۔ فرنٹیئر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ادھر برادری کا چکر ہے، وہ پشتو کا دستور اور رواج اور پختونولی جو ہے وہ آ جاتی ہے بیچ میں، تو اس میں وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اس صورت میں کہ مائنر افینسز میں، مائنر کیسز میں یہاں تک کر لیتے ہیں کہ جرگہ بھی کروا دیتے ہیں، جوڑا کروا دیتے ہیں، آپس میں سمجھوتا کروا لیتے ہیں۔ وہ صوبہ بلوچستان میں 174 افراد کے لیے ایک پولیس اہلکار موجود ہے۔ جرگہ سمیت بلوچستان پولیس کے رسم و رواج اور خصوصیات خیبر پختونخوا پولیس سے جدا نہیں۔ اصل میں بلوچستان ذرا زیادہ ٹرائبل ہے، اس کا جو ہے زیادہ ٹرائبل ہے بنسبت فرنٹیئر کے، اس میں سسٹم جو ہے دو قسم کے ہیں، اے ایریاز اور بی ایریاز۔ بی ایریاز جتنے بھی ہیں وہ لیویز کے نیچے آتے ہیں، اس میں جتنے بھی ایون مرڈر کیسز بھی وہ جرگے کے تھرو، سمجھوتے کے تھرو حل کرتے ہیں۔ سندھ پولیس بھی ملک کے دیگر صوبوں کی مانند اپنا انوکھا اور اچھوتا کلچر سمیٹے ہوئے ہے۔ سندھ پولیس کو کلچر کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں کراچی اور اندرون سندھ پولیس شامل ہیں، اور اگر تھانہ کلچر کی بات کی جائے تو بھی کرپشن اور تشدد سمیت بہت سی مشترک خصوصیات کے باوجود یہ آسانی سے دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اندرون سندھ کا تھانہ کلچر پس پردہ حکومت سے زیادہ وڈیرے کا تابعدار ہوتا ہے۔ ویزیبلٹی ہے پولیس کی بہت زیادہ ہے، چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اور کرپشن جو باقی محکموں میں ہے وہ اس سے کہیں بے زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ ویزیبل ہے، نظر آتا ہے، تو اس کی کرپشن بھی نظر آتی ہے آپ کو۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں 400 لوگوں کے لیے ایک پولیس اہلکار، جبکہ آزاد جموں کشمیر میں ایک اہلکار 600 افراد کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہاں کی پولیس کا مزاج اور کلچر ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ تھانے کی سطح پر کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال یہاں بھی باقی صوبوں کی طرح پولیس کی قدرے مشترک ہے۔ ان کی سوچ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ وہ زیادہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اور ان کی پولیس بھی زیادہ ایگریسو نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر۔ کلچر کے اعتبار سے بات کی جائے تو پنجاب پولیس بھی باقی صوبوں کی طرح منفرد کلچر کی حامی ہے۔ یہاں 547 افراد کے لیے ایک کانسٹیبل اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ سندھ کی طرح اسے بھی تھانہ کلچر کی بنیاد پر دیہاتی اور شہری پولیس دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تھانہ کلچر کی بات کریں تو پنجاب پولیس اس میں سب سے زیادہ بدنام ہے، اسی لیے تو اس کا تذکرہ اکثر اخبارات کی زینت بنتا رہتا ہے، اور اب تو پنجاب پولیس کی منمانیوں کی کہانیاں ایوانوں میں بھی سنائی جانے لگی ہیں۔ پنجاب پولیس کا تھانہ کلچر کیوں بدنام ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور اگر یہ واقعی سچ ہے تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تھانہ کلچر میں کیا کچھ شامل ہے؟ تھانہ پولیس اس کا فائدہ کیوں اور کیسے اٹھاتی ہے؟ اوپر کی کمائی جسے عرف عام میں دہاڑی کہتے ہیں، کیسے اوپر والوں سے چھپی رہ سکتی ہے؟ بڑے بڑے افسروں کی طرح ہمارے پاس وردی کی طاقت اور تھانے کا رعب نہیں، شاید اسی لیے ہم اور آپ ان حقیقتوں کو زیادہ قریب سے دیکھ پائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کچھ اشتہارات کا ریمانڈ لیتے ہیں۔